Here we have the like and share icon. After that, you can see the channel information, subscribe button and video description. After this video description, you can अब तो पता चल गया। and अच्छा 8C8 कितना होता है? अरे 8C8 कितना होता है? 1। तो क्या मैं 7C7 को जब चाहूं तब 8C8 लिख सकता हूं? हाँ या ना? अरे लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आपको मैं एक और बात बताता हूँ, नोटेशन वाइज आपको याद दिलाना, मेरे को फटाफट सारी चीजों को रिवाइज भी कराना, याद भी दिलाना। अगर आपको 10C4 आपको आईटी में सी ब्रैकेट में 10,4 लिखा हुआ मिल जाए तो अपन हैरान होंगे। अपन इंसान है, हैरान होते हैं हम, जानवर थोड़ी ना कि हमें हैरानी नहीं होती। आप कुत्ते के आगे कोई गजब बात कर दो, आप देखो आप हैरान होगा क्या? नहीं करेगा, होगा ही नहीं भाई मेरे, कि जानवर लोग कहाँ हैरान होते हैं, हैरान हम जैसे लोग होते हैं। तो अगर सी 10,4 लिख दिया एक बार तो सर को जाता है यार ये क्या दे दिया, फिर थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है अच्छा मैं तो इंसान हूं, मैं तो सोच सकता हूं। तो अगर कल को आपको कोई ये बता दे कि ये 10C4 को हम कभी IIT ने 10,4 ऐसे दे दिया था खरगोश जैसा बना करके, तो ये कोई गलत वाली बात? ओके, इसका मतलब ये कि कल को किसी ने कह दिया n, ऐसे n और ये खरगोश में डाल दिया तो मैंने ब्रैकेट में ऐसे पुट कर दिया तो अपन समझ जाएंगे कि भाई का इरादा NCN कहने का था और मतलब 1 है। क्या आप ये बात समझते हैं? यस और नो? समझते हैं ना? ओके। क्या आप में से किसी को ये भी लगता है कि सर n ऐसे लिखना और n+1 ऐसे लिखना दोनों एक ही बात है क्योंकि दोनों का आंसर 1 है? हाँ या ना? हाँ। ओके। क्या हम में से सभी को ये भी ध्यान है क्या? देखो मैं आपको जो जो चीजें रियलाइज कराता जा रहा हूं, जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए, जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए, जल्दी जल्दी बढ़ते जाइए, जल्दी जल्दी अगला लिखते जाइए। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है क्योंकि n में से R चीजों का सिलेक्शन इज इक्वल टू n में से n माइनस R चीजों का रिजेक्शन। ओके, मैं इस पे एग्जांपल भी दे चुका हूं। मैंने अभी आपको एक खतरनाक बात बताई थी कि 10C3 का मतलब 10C7 होता है क्योंकि 10 में से 3 चीजों को चुनना है, 10 में से 7 चीजों को छोड़ना। 10 में से 3 चीजों को माने इफ इट इज इक्वलेंट टू नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन 3 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स एंड इट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू सिलेक्शन ऑफ रिजेक्शन ऑफ 7 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग। भाई 3 चीजों को सिलेक्ट करना और 7 चीजों को रिजेक्ट करना इज वन इज द सेम। हाँ सर ये तो बहुत बार बोल चुके हैं, तो आपको नहीं लगता इन दोनों का सम 3+7 एग्जैक्टली उतना ही जितना इसका ऊपर वाला है? ओके यस, तो इसका मतलब ये कि दुनिया अगर NCP इज गुड NCQ बोल जाए तो P+Q इज गुड में N कहना गलत नहीं है। ओके, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। हाँ ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है और ये हमारा मोस्ट फेवरेट, मोस्ट यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, ऊपर वाला सेम नीचे वाले में एक का डिफरेंस होगा तो ऊपर वाले को एक बढ़ा दो, नीचे वाले में बड़े को पकड़ लो। अच्छा चलो 47C4 और यहां लिखा है 47C5, फिर अगले वाले लिखा है 48C6, फिर अगले वाले में लिखा 49C7। मान लो ऐसा किसी ने दे सकता है, देने वाला तो कुछ भी दे सकता है। ओके ठीक है, तो ये तो बाबा जी का प्रसाद है, कोई भी देके जा सकता है। तो अपने को तो पता ही है कि यहाँ 47 लिखा है, क्या ऊपर वाला सेम है? क्या लिख दूं? ये दोनों हटेंगे और इसकी जगह क्या जाएगा? इन दोनों के सेम होने पर ऊपर वाला सेम हो तो एक बढ़ा दो, माने 48 लिख दो और नीचे वाले में जो दोनों में बड़ा हो उसे पकड़ लो। हाँ या ना? प्लस बाकी को कॉपी कर लो 48C6, अगले वाला 49C7। सही है? अच्छा बताओ क्या ऊपर वाला सेम है? अरे यस और नो, फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ सर है। अच्छा बताओ नीचे वाले में बड़ा कौन? 6, एक का डिफरेंस है तो ऊपर वाले में से क्या करो, एक बढ़ा दो। सही है, तो इसकी जगह 48 की जगह 49 कर देता हूं और इन दोनों में बड़ा कौन? 6, उसे पकड़ लूं और इसको कॉपी कर लेते हैं 49C7 को। क्या आपको नहीं लगता कि मैं फिर से वापस उसी जगह जाके खड़ा हो गया कि ऊपर वाला सेम नीचे वाले में एक का अंतर है? तो इसका मतलब ये कि ऊपर वाले के एक बढ़ा दूं तो 50 कर दूं, नीचे वाले में बड़े को पकड़ लूं, तो आंसर इज 50C7। आगे चलते हैं। एक मैंने आपको कहा था NCR अपॉन NCR -1 इज इक्वल टू, याद रखना n-r+1 अपॉन r होता है। कहा था। एक मैंने आपको दांत उखाड़ो स्कीम सिखाई थी, भूल गए आप लोग? मैंने कहा था कि फ्रंट के 2 दांत n और r हैं, उन्हें बाहर निकालो, पीछे वाले दांत बाहर आ जाएंगे, n-1 CR-1। ऐसे मजाक में कहा था लेकिन चीजों को याद रखने के लिए कहा था। तो ये इसके इक्विवेलेंट होता है, पिछली बार मैंने आपको बता दिया था। अब मैं इसके ऊपर
और वापस याददाश्त नहीं दिखा करके आपको क्वेश्चन कराऊंगा। रेडी? लेट्स डू सम स्मार्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ NC10 इज इक्वल टू NC15 देन आप मेरे को बताने वाले हो 27CN। फटाफट बताओ, बताओ, आपकी बारी, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। सिखाया था क्या कि ये दोनों का सम इज इक्वल टू ऊपर वाला होता है तो 10 + 15 इज इक्वल टू n। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी? 25। अगर n की वैल्यू 25 तो क्वेश्चन वाला मांग रहा है 27CN और n की जगह मैं कितना रख दूंगा? 25। सही है। और 27C 25 का मतलब होता है 27C2। कैसे 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 बताया था? NCR बोलो या NCN-R बोलो, एक ही बात है। बताया था। हाँ या ना? तो 27 में से 25 चीजों को चुनना या 27 में से 25 छोड़ करके 2 को रिजेक्ट करना, एक ही बात है। ठीक है, तो 27C2 को कैसे लिखेंगे? 27 26 अपॉन 2 × 1, इसको उड़ा दो 13 मल्टीप्लाई बाई, तो आंसर इज 27 × 13 माने 351। अपना आंसर हो गया। सही है, किसी का आंसर बैठा? क्या बात है, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। मैं आपको ऐसे ही बहुत ही शानदार, मतलब ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन दे रहा हूं। 15C4 नीचे 13C2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। करो, जल्दी करो, जल्दी करो नहीं, जल्दी करो। हाँ, हर एक जना करेगा, हर एक जना। फटाफट स्टार्ट होगा। क्या सिखाया था? बहुत सारी चीजें सिखाई थी। ऐसे में हमने आपको 2 बातें बताई थी। एक तो ये कि एक तो फंडा ये था, मैंने आपको अभी भी दिखा था, NCR/NCR-1। अगर कभी दे रखा तो N-R+1/R, ऐसा कुछ सिखाया था डिवाइड में। तो लेकिन यहाँ डिवाइड का केस नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे n सेम होना चाहिए। यहाँ पे 15 और 13 सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला फंडा काम नहीं करेगा। फिर कौन सा फंडा काम करेगा? भाई फंडा काम ये करेगा, यहां लगाते हैं हम लोग 10। ये क्या चीज है 10? ये दांत उखाड़ो स्कीम। 15C4 जो ऊपर न्यूमरेटर में बैठा है, बोले तो न्यूमरेटर में बैठा है, उसके दांत उखड़ेंगे। तो पहले दांत जो हंसते हुए दिख रहे हैं वो कौन से हैं? 15 और 4। बेटा बाहर आ जाओ। 15/4। बताओ पीछे 15 के पीछे वाला दांत कौन सा होगा? 14। C नीचे 4 के पीछे वाला दांत 3। सही है, इन्हें भी कहो, तुम भी आ जाओ बेटा, बाहर आ जाओ। तो 14C3 जब बाहर आएगा उसके पहले दांत आ जाएंगे 14/3। अब पीछे कौन से दांत रखे? 13C2। नीचे क्या लिखा है? 13C2। उड़ा दो। ये बात उड़ाएंगे तो इसका मतलब ये कितना? 2 टाइम्स, और ये 7 टाइम्स। ये कटिंग तो कितना टाइम्स? 5 टाइम्स। बोले तो आंसर इज 35/2। खत्म है क्या? नहीं, जीरो टेंशन, खटाखट। टेंशन लेने का नहीं, देने का। हाँ, आगे बढ़िंग। और मैंने आपको कितनी बार समझाया, टेंशन अगर लेना देना दोनों नहीं चाहते हो तो याद रख लो, टेंशन तो सिर्फ रस्सी में होती है मेरे दोस्त। कब समझोगे तुम? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा 50C4 और ऐसे किसी ने दे दिया समेशन के अंदर 55 - IC3। ठीक है, और I की वैल्यू दे रखी 1 से लेकर के 5 तक। ऐसा भी दे सकता है अगला क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे में क्या करना है? सबसे पहले समेशन को खोलना आना चाहिए, समेशन को ओपन करना आना चाहिए। सर वो तो आता है मेरे को। तो देखो 50C4 कॉपी एज इट इज प्लस, अब मैं समेशन खोलता हूं। I की वैल्यू 1 से 5 तक लिखी है, 1 से 5 तक। तो फ्रॉम 1 to 5 I'll put 1 2 3 4 5, माने एवरी नंबर बिटवीन 1 to 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई एम पुटिंग 1 पुट करते ही 55 - 1C3 हो गया। अगर मैंने 2 पुट कर दिया तो 55 - 2C3 हो गया। अगर मैंने 3 पुट कर दिया तो 55 - 3C3 हो गया। नेक्स्ट टाइम पे 55 - 4C3 हो गया, और लास्ट मूवमेंट पे 55 - 5C3 हो गया। क्या आपको ये दिखा? हाँ। अब आप में सभी को पता होना चाहिए 55 - 1 बहुत राज की बात है, 54 होता है। ये भी बहुत ही राज की बात है, 53 होता है। ये भी बहुत राज की बात है, 52 होता है। ये उससे भी बड़े राज की बात है, 51 होता है। और ये भी उसी टाइप की राज की बात है, कितना? 50C3 होता है कि नहीं? धैर्य के साथ देखेंगे तो दिखेगा। ओके, अब आप में सभी को ये पता होना चाहिए क्या। अब क्या करेंगे? सर सीरीज खुल जाए तो पहला काम, सीरीज या तो डायरेक्ट अटैच करो या पलट के अटैच करो। फिर भी काम ना बने तो जान करके अपना नंबर, कोई पसंद का नंबर जोड़ो और घटाओ।
ये 2-3 कामों में आपका 100% काम डन है। मैंने जो बोला अगर किसी ने लिख लिया तो फिर उसे शॉर्ट ट्रिक की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरी बातों में ही शॉर्ट ट्रिक निकलती चल रही है। या तो सीरीज सीधी लिख लो और कोशिश करो, या पलट के कोशिश करो, या अपने पसंद का नंबर अटैच करो और माइनस करो। ये 3-4 चीजों में बाइनोमियल के क्वेश्चन बन जाएंगे। जरा देखिएगा, जैसे मैंने इसको पलट के अटैच किया तो ये बन गया 50C4। ये तो एज इट इज कॉपी हुआ। और इसको पलट के अटैच किया तो 50C3, 51C3, 52C3, ठीक है, 53C3, फिर 54C3। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई कि ये कोई बड़ा काम नहीं है, पलट के अटैच कर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले में एक का डिफरेंस है? तो ये दोनों हटेंगे, सही है। और इनकी जगह पे क्या आ जाएगा, ऊपर वाले में एक बढ़ा दो, नीचे वाले में बड़े को पकड़ लो, और बाकी सीरीज 51C3, 52C3, 53C3, 54C3 कॉपी कर लो। और आपको फिर नहीं लगता कि फिर से वापस वही ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले में एक का डिफरेंस है वाला गेम चालू हो गया? और मैंने अभी भी क्या बताया था कि अगर ऐसी सीरीज आती हुई दिख जाए तो जो सबसे आखिरी आदमी हो उसमें जान करके ऊपर नीचे एक जोड़ दो, वही आपका आंसर होगा। बोले तो 55C3 की जगह 4 कर दो, 54 की जगह 55 कर दो, 3 की जगह 4 कर दो। क्या आपको लगा कि क्वेश्चन हो सकते हैं? इतनी दूर तक थोड़ा फील आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही तो फिर आगे फील करते रहेंगे जब तक कि वो पॉइंट आपको अच्छे से क्लिक नहीं करने लग जाए। चलो जुलूस बढ़ाते हैं आगे। चलो मेरे दोस्तों, कारवा आगे बढ़ाया जाए। अगला प्रश्न आपके हरित पटल पे काले और सफेद अक्षरों से, आपका काम है चालू हो जाओ खटाखट। अभी अभी सिखाया था वैसा ही फंडा है। उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग स्मार्टली एक्ट करेंगे। चालू रहे। समय पे नजर रखें, चालू बनाए रखें। आर की जगह 0 से लेकर 5 तक 6 बार खुलेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5-6 बार खुलेगा। तो जब मैं 0 रख रहा हूं तो जिन बच्चों ने रख लिया वो जानते हैं 52 - 0 बोले तो 52C3। फिर जिस दिन 1 रखोगे आर की जगह, भाई आर की जगह 0 रखोगे, फिर 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, फिर 4 रखोगे, फिर 5 रखोगे, ऐसे रखोगे ना। तो जिस दिन आपने आर की जगह 1 रख दिया तो 52 - 1 51C3। फिर जिस दिन 2 रख दिया 52 - 2 बोले तो 50C3। फिर अगली बार 49C3, फिर अगली बार 48C3, फिर अगली बार 47C3। बस ये रुक गया और इसको कॉपी कर दिया 47C4। मैंने आपको बताया था या तो जो आपकी सीरीज आई है, नई सीरीज जो समीशन ने इंट्रोड्यूस कराई है, तो डायरेक्ट जुड़ेगी या पलट के जुड़ेगी। फिर भी नहीं जुड़ेगी तो जान करके एक नंबर अपनी पसंद का डालेंगे और घटाएंगे। देखो कैसे। रेडी है? चलो मैं आपको बताता हूं। उम्मीद है आपको यहाँ ऊपर वाला सेम और नीचे वाले में एक का डिफरेंस दिख रहा होगा। तो इस दोनों की जगह पे आ जाएगा, ऊपर वाले में एक बढ़ा दो, नीचे वाले में जो बड़ा है उसे पकड़ लो, सही है। और बाकी सीरीज को कॉपी कर देता हूं। बाकी सीरीज सिर्फ कॉपी करनी है। तो प्लस ये जो सीरीज है ये क्या है, 48C3, पीछे दिख रहा है 49C3, और ऐसे बढ़ते बढ़ते डैश होते होते कहां तक दिख रहा है, 52C3 दिख रहा है। हाँ सर ये तो दिख ही रहा है। अच्छा क्या आपको नहीं लगता फिर से सेम और डिफरेंस एक का दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो फिर अब इस पर टाइम वेस्ट नहीं करने का, क्या करने का, मजे लेने का। कैसे? सीधे इसका आंसर बोलने का। बताओ ऊपर और नीचे क्या करना है, एक एक ऐड कर दो। तो आंसर इज 53C3, सही है। ओ 4 सर 4, ओके 53C4 बोले तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। सीरीज कई बार सीधे खुलेगी, कई बार पलट के, नहीं तो अपनी पसंद का नंबर जोड़ेंगे, घटाएंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है। उम्मीद है कि आप में से कोई भी इस बात का बुरा नहीं मानता कि आंसर अगर ये नहीं होता तो मैं 53C 53 में से 4 गया, बोले तो 49 को आंसर मानता। ऐसी बातें अगर कल को आ जाती हैं ऑप्शन में तो मल्टीपल चॉइस मोर देन 1 करेक्ट में भी जा सकता है। ठीक है ना। उम्मीद है ये बातें आप पकड़ के चलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे जुलूस को बढ़ाते हैं। चलिए साहब, तो भाई फॉर्म में खेल रहे हैं सभी लोग? अरे भैया फॉर्म में खेल रहे हो, यस और नो में तो जवाब दे दिया करो यार। तुम लोग यार मेरे से ही मतलब ऐसे क्यों करते हो तुम? बाकी सबके तो मैं देखता हूँ तुम चैट भरे रखते हो उनकी प्रशंसा में, और तुम मेरे से ऐसी क्या तुम्हारी वो है? क्वेश्चन कर दें आगे। यस और नो का जवाब नहीं देते ये लोग, मैं मतलब परेशान हो गया हूँ। यस और नो में जवाब नहीं देते यार, क्वेश्चन करो। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ये लोग मेरे को कह रहे हैं सर ऑल इज वेल सर। ठीक है, नहीं ऑल इज वेल, ओके ठीक है। चलिए तो अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर अगर दिख रहा हो तो आप में सभी को दिख रहा होगा।
मैंने इसको लिखा 21C10, ये दिख रहा है 22C10, ये दिख रहा है 23C10, ठीक है, डैश डैश, और लास्ट में दिख रहा है 30C10। तो ये दोनों तो सेम नहीं है सर, एक का डिफरेंस भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले तो जान करके इसका ऊपर वाला सेम क्रिएट करते हैं 21, और नीचे वाले में एक का डिफरेंस के लिए 11 ले आते हैं। जान करके ले आया है ना, और क्योंकि ये लेके आया हूं इसलिए 21C11 मैंने घटा भी दिया। अब मैं इसको ध्यान से देख रहा हूं, ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले में एक का डिफरेंस है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे आखिरी आदमी पे हमला होगा, और मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, एक जोड़ दूंगा ऊपर और एक जोड़ दूंगा नीचे, और माइनस में 21C11 मेरा आंसर होगा। लेकिन 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 अगर आंसर नहीं मिला तो हम, मतलब मैं और आप दोनों फड़फड़ाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास धैर्य है, सही है, धीरज है हमारे बीच। तो 31C11 की जगह 31C11, और जैसा आप सोचा था 11 है ही नहीं कहीं, तो अपन एक काम करते हैं, 21 की जगह 21 की जगह 21, और 21 में से 11 कम करो, अरे 21 में से 11 कम करो, 10। ओके 10, कहीं आंसर है क्या? ओके, बी ऑप्शन। क्या आपको लगता है कि हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ भाई, चलें आगे। चलो 10 का दम भरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए तो फिर आईटी का क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आएगा कि आखिरकार हमने सीखा या नहीं सीखा। तो ये पहला किसी टाइम पे आया हुआ क्वेश्चन आईटी का, ऐसे दिखने में, और इस तरह के कोई क्वेश्चन पे फिर शीटों में भी क्वेश्चन बने, ठीक है ना। और मैंने आपको ये पहले बता रखा है कि ये NR लिखा हो तो इसका मतलब NCR होता है। ये मेरा दादा कल आप में से सभी लोगों को स्ट्राइक कर रहे हैं कि आज के दिन पे अपन ने इस पर बात भी करी है, NR। और ये जो है ना, ये 2 टाइम्स दिख रहा होगा, तो आपको जानबूझ करके NR-1 और इसको भी 2 हिस्सों में बांट लिया, NR-1, ठीक, सही है, और इसे NR-2 लिख दिया, ठीक है। तो NCR-2 ऐसे लिखा। अब जरा देखो, ऊपर वाला सेम है और नीचे वाले में एक का डिफरेंस है। हाँ सर, तो इसका मतलब ऊपर एक बढ़ा दो, नीचे एक, नीचे जो बड़ा है उसे पकड़ लो, पकड़ लिया, तो ये दोनों का तो काम खत्म। अब इधर देखो जरा, ऊपर वाला सेम है तो ऊपर एक बढ़ा दिया, नीचे वाले में एक का डिफरेंस है, हाँ, अगर तो एक बड़े को पकड़ लो, R-1। क्या आपको नहीं लगता फिर से ऊपर वाला सेम है और नीचे वाले में एक का डिफरेंस है, तो ऊपर वाले में एक को पकड़, एक बढ़ा दो और नीचे वाले में बड़े को पकड़ लो, आंसर हो गया, फिनिश। अगला क्वेश्चन आईटी का, सही है ना, कितना आसान क्वेश्चन है, आप सोच के देखो जरा, टाइम गजब चीज है ना। अगले पे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे सर? देखो पहला काम, ठीक है, आईटी ने ऐसे क्वेश्चन बनाया, फिर उसके बाद में इस पे बहुत इस तरह के क्वेश्चंस आते रहे। पहले काम क्या करो, सीरीज जानबूझ करके उल्टी करके लिख रहे हैं, हाँ, उल्टी सीरीज, ठीक है, ओपन। अगर मैंने उल्टी सीरीज लिखी तो M आगे आ जाएगा, और आप में से कई लोगों को पता होगा M से जस्ट पहले यहां पर M-1 रहा होगा, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रहा है, ना धीरे धीरे घट रहा है। ओके, एक मिनट जरा देखो, ये N से कम हुआ N-1, फिर N-1 से कम हुआ N-2, तो जब मैं पीछे आ रहा हूँ तो एक बढ़ा के लिखूंगा, तो मुझे यहां पर लिखना चाहिए इससे जस्ट पहले M+1 होगा, और नीचे भी M+1 होगा, तो मैं ऐसा लिखता हूं M+1, फिर और पीछे चलता हूं इससे जस्ट पीछे वाले स्टेप में एक और बढ़ा देता हूं M+2, ठीक है ना। और फिर बढ़ते बढ़ते यहां से उठा लेते हैं इसको N-2M, फिर इसको उठा लेते हैं N-1M, फिर लास्ट वाले को उठा लेते हैं NM। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ सीरीज को उल्टा करके लिखा है, और बहुत ध्यान से ये सोचा है कि कैसे मैं बढ़ते हुए आ रहा था या घटते हुए आ रहा था, उसी सीरीज में मैंने सारा काम किया है। क्या आपने ध्यान दिया? ओके। अब दूसरी बात सुनो, बड़े ही ध्यान से देखना, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्लियर? अब सोचना जरा, क्या मैं सोच सकता हूं वो सुनो आप जरा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी मेरे से एक गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है? मुझे ऐसा लगता है कि सब में नीचे M है, हाँ या ना, तो इसमें भी नीचे M रहा होगा, तो यहाँ M+1 नहीं लिखना चाहिए, मुझे M लिखना चाहिए। ओके, यहां पर भी मुझे M ही लिखना चाहिए क्योंकि सब में बेस में M है, बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे भी ठीक करा लेता हूँ। अच्छा, अब दूसरी बात, लेकिन सर स्टार्ट कैसे करोगे? पलट लिया, कर लिया, मतलब आगे कैसे स्टार्ट करोगे? तो देखो, ये तो पता है कि ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में एक का डिफरेंस,
क्या करा जाए? तो इस जगह पर मैं आपको बताता हूँ वो सोचना। क्या आपको याद है मैंने कभी बोला था कि 7C7 को मैं 8C8 लिख दूं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों का आंसर 1 होता है। तो बस आपके लिए, खास आपके लिए, इस यम को हम m+1 लिख देते हैं और बाकी सीरीज को चुपचाप वैसा का वैसा कॉपी कर देते हैं। ये हो गया m+1 m। ये बड़ा गजब का टर्निंग पॉइंट है, ध्यान से समझ लेना ये बात को। और बाकी ये क्या लिखा था, m+2 m। देखो तो मैंने अपनी तरफ से जो छोटी छोटी गलतियां मुझसे हो रही थी वो भी हटा दी, और उम्मीद है कि अब आप में से कई लोगों को वैसे आंसर दिख गया होगा, n-1 m, और यहां हो जाएगा nm। क्या आपको नहीं लगता ऊपर वाला सेम है? हाँ सर सेम है। नीचे वाले में क्या डिफरेंस है? हाँ है। तो इसकी जगह पर ऊपर वाले में एक बढ़ा दूं, बढ़ा दो, नीचे वाले में बड़े को पकड़ लो, पकड़ लो, फिर इसको कॉपी कर देते हैं। इसको कॉपी करा कितना बन जाएगा, m+2 m, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट पॉइंट कौन होगा, nm। होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर से वही होगा, वही कहानी, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में डिफरेंस एक का। जैसे मुझे पता चला अब तो ये सीरीज चालू हो गई, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधे से अपना आंसर कोट करूंगा कि लास्ट पॉइंट कौन है, nm। तो मैं ऊपर भी एक बढ़ा रहा हूं, ऊपर हो जाएगा n+1, नीचे हो जाएगा m+1, और दैट इज माय आंसर। है ना गजब की चीज? बस तो अब आपको ये चीजें पकड़नी आनी चाहिए कि वाह गजब। तो उम्मीद है, ठीक है, समझदार को तो मैं बहुत इशारे करता हूं। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखो। ये अपने आप में वन ऑफ द स्केरियस्ट क्वेश्चन, सबसे खतरनाक क्वेश्चन यही है, सबसे डरावनी जगह यही है। अगर आप यहां से निकाल गए तो मतलब फिर आपकी जीत पक्की। ठीक है, अब आप में से सभी को पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये लिखा हुआ है 72 फैक्टोरियल अपॉन में 36 फैक्टोरियल, 36 फैक्टोरियल, ये लिखा ना सर? ये यही लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ सर यही लिखा है, यही लिखा है, यही लिखा है। अच्छा, अब आप में से किसी को ये 36 ना दिखते हुए अगर मैं 72 - 36 लिख दूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे 36 की जगह 72 - 36 चलेगा या नहीं चलेगा? यस और नो? अब तो फटाफट वाई लगा दे करो, वाई 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 भर दो भर दो, हाँ या ना। क्या आप में से किसी को फील आ रही है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल वाली? आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। तो मैं इसकी जगह NCR लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो आप बोलो तो मैं इसकी जगह, मतलब इन दोनों को देखते हुए मैं आइडिया लगा रहा हूं कि मैं 72C36 लिख रहा हूं। सोच लो, लिख दूं? तो पहली चीज जो मुझे पकड़ में आ रही है कि द गिवन लाइन इज 72C36 - 1। क्लियर? अच्छा, अब मैं जो चीज समझने की कोशिश कर रहा हूं वो भी बड़ी गजब की है कि मैं आपके सामने फर्स्ट लाइन में हटा देता हूं ताकि एक और जगह पे भी कुछ सोचा जाए। ठीक है ना? अब इसको भी जरा समझने की कोशिश करना कि क्या आप ये बात पकड़ पाए क्या कि मैंने 72, बड़ा ही ध्यान से समझना, 72C35 प्लस 72C36 किया होता। अगर ऐसा किया होता तो ऊपर वाला सेम और नीचे वाले में एक का डिफरेंस होता? होता सर, होता। तो क्या आप आंसर में 7336 बोलते? बोलते 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 यहां तक तो कोई भी सोच लेता। क्या मैं आपके सामने 72C, ओ सॉरी, इस 72C36 को पकड़े हुए हूं? आप सोच के जवाब देना। इसको मैं इस वाली पार्टी को मैं राइट हैंड साइड भेज रहा हूं, तो यहां हो जाएगा 70C336 माइनस 72C35। बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। इट्स करना मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं है। अब आप में से कितने लोग ये पकड़ जाएंगे कि आपको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, वो ये इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 73C36 माइनस 72C35 -1। दोबारा सुनना, इस 73C36 को मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ये जो लिखा है ना माइनस में, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 70C3C35 माइनस 72C34 -1। ओ माय गॉडनेस, इतना सोचना पड़ेगा क्या? सोचना पड़ेगा। लेट्स सी कितने लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, लेट्स सी कितने लोगों को क्लिक होता है। क्या ये सही है? पहले सोच के देख लो। कहने का मतलब आपको ये सोचना है कि ये 35 था, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, सिर्फ इन दोनों को। अगर ये आ रहा है तो ही हाँ भरो, ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले में एक का डिफरेंस है, तो 73C35 आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही है।
मतलब जो मैंने लिखा वो सब बराबर है। अब आप में से एक बार और मैं अभी और कष्ट दूंगा, देखिएगा 70C3 36 माइनस इस 73C 35 को मत छेड़ो, इसको तो कॉपी करो। इस 72 जो ये लिखा है ना 72, इसकी जगह लिख दो 73C 34 माइनस 72C 32। सोच के देख लो आप, 33, ठीक है 33 -1। उम्मीद है ये बात अभी क्लिक करने लग गई कि सर मैं इन दोनों को जोड़ के देख लूं क्या? हाँ जोड़ो, अगर जोड़ने पे ये आ रहा है तो सही है, मतलब सोच लो आप तो, मेरे मेरे वैसे कोई जल्दी नहीं है, आप सही अगर आपको लगता है तो हाँ भर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब जिन लोगों को यहाँ तक भी समझ में आ गया वो ये बात भी पकड़ें कि जब जब भी 33 आया, इससे पहले 35 आया, मैं जो समझा रहा हूँ उसको, ये वाली बात तो मैं बिल्कुल ही अजीब सी बात बोलूंगा आप में से कई लोगों के लिए। देखो जब ये माइनस आया, क्या बोल गया मैं, जब ये 35 आया, ठीक है ना, और जब ये 33 आया, दोनों ही केसेस में बेस में ऑड आया। जब भी बेस में ऑड आया आगे माइनस आया, तो ये खुलता जाएगा ऐसे बार बार जब तक 72 आएगा मैं 73 बना बना के बाहर करता जाऊंगा। तो मेरे को पता है कि मैं एक मोमेंट पे ऐसे खड़ा हूंगा कि जब 70C 36 माइनस 73C 35 प्लस 73C 34 माइनस ऐसे चलता रहेगा डैश डैश डैश, और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब हम लोग खड़े होंगे 73C कहाँ पहुंच जाए हम लोग 73C 2 पे, और माइनस 73C 1 हो चुका होगा और पीछे -1 चल रहा होगा। अब आप में से किस किस को ये बात पकड़ में आ गई कि अब ये तो बिल्कुल ही खतरनाक हो गया। एक सेकंड, पीछे एक माइनस के अंदर ये हुआ, ये तो प्लस में होगा, और माइनस में 73C 0 -1 हो चुका होगा ना, ना जीरो पे तो प्लस रहेगा और यहाँ पे माइनस होगा, ऐसा बन चुका होगा। खुलते खुलते एक सिचुएशन ऐसी आएगी, और अगर ये सिचुएशन आ गई तो आपको पता नहीं है, ये हो गया 1 और इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो कुछ भी बचेगा उसमें सब में 73 इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये कि कहानी 73 से डिविजिबल हो गई, क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर आप ये बात समझ जाओ, इस लेवल की बात समझ जाओ, जब आप उल्टा सोचने लग जाओ तब समझ जाना कि ये गुरु क्वेश्चन है भाई, ये बहुत भयानक क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज 3 के लेवल की चीजें हैं, जिस तरह की चीजों के ऊपर हम अगर आकर के रोक रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। उम्मीद है ये बात पकड़ में आई होगी। अगर आगे बढ़ता हूँ, इससे पहले कि आपका दिल रोने के लिए बढ़ रहा हो, जार जार हो रहा हो, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ जल्दी से। तो देखिए अब मैं आपको फटाफट से एक जबरदस्त टूर पे लेके चलता हूँ जिसका नाम है पास्कल ट्रायंगल। ये मतलब यूँ समझ लीजिए इस लेक्चर का सबसे इंफॉर्मेटिव पार्ट है। इन्फॉर्मेटिव का मतलब तो समझते होंगे ना आप लोग। ब्लेज पास्कल ने पास्कल ट्रायंगल दिया था। स्ट्रगल फैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो ईरान में से खय्याम ट्रायंगल, इंडिया के अंदर माउंट मेरू ट्रायंगल, चाइना में यंगशी ट्रायंगल के नाम से जाना जाता था, लेकिन ब्लेज पास्कल ने इसे रीडिस्कवर किया। वो हालांकि पार्टी में सबसे लेट था, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी उसके नाम पे चली, अब किस्मत है उसकी। ठीक है, फिलहाल पास्कल ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे मैथमेटिकल फैक्ट छुपे हुए हैं। आज तक ये कुछ ना कुछ हमारे को दे जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में कितने लोगों ने कितने तरीके से इस आर्ट को देखा। आर्ट, आप सोच रहे हो कि मैथ्स में कहाँ आर्ट, अरे गजब चीज़ है। अब मैं आपको पहले बेसिक में लेके चलता हूँ तब समझिएगा। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद 1, है ना, स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विद 1 विद 2 इनविजिबल जीरोस। एक 1 होगा और 2 इनविजिबल जीरो होंगे। अब क्या है ना, ये जैसे ही होगा आप क्या करोगे, इन दोनों को एडअप करा, दिख रहा है ना, ये दोनों को आपने एडअप करा और आपके पास 1 आ गया, फिर इन दो को एडअप करा 1 आ गया, फिर से 2 इनविजिबल जीरो आएंगे। जैसे ही आपका काम खत्म हो जाए 2 इनविजिबल जीरो आएंगे, फिर से पेयर अप हो जाएंगे। अब 3 पेयर हो गए, तो पहले पेयर का सम करेंगे तो 1 आएगा, दूसरे पेयर का सम करेंगे तो 2 आएगा, तीसरे पेयर का सम करेंगे तो फिर से 1 आएगा, और 2 इनविजिबल जीरो रहेंगे। इस कहानी में जब हम इसे ट्रायंगल की फॉर्म में देखते हैं तो इनविजिबल जीरो पे कोई बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो तो इनविजिबल है ना। इसीलिए लोग इसके अंदर जीरो हटा के देखते हैं, अदरवाइज तो ये हमारे किसी टेम्पल की स्ट्रक्चर जैसा लगता है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत शानदार से एक आर्ट है। जरा जीरो हटा करके देखते हैं क्या वाकई में कोई ट्रायंगुलर फॉर्म आ रही है। लेकिन इससे पहले कि आप उस पर जाए, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखिए ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। जीरो थ्रो, पहली रो को जीरो थ्रो बोलते हैं, सेकंड रो को फर्स्ट रो बोलते हैं, थर्ड रो को सेकंड रो बोलते हैं, फोर्थ रो को थर्ड रो बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हमारे लिए रो 3 है, ये हमारे लिए रो 2 है, ये हमारे लिए रो 1 है, ये हमारी जीरो थ्रो है, ठीक है ना भाई। इतनी बात तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो अगर किसी ने मेरे से बोला रो 4, तो रो 4 का नाम सुनते ही मैं 4 वाले पे आ जाऊंगा। जब रो 5 की बात करूंगा तो मैं 5 वाले पे आ जाऊंगा, रो 6 की बात करूंगा तो 6 वाले पे आ जाऊंगा। उम्मीद है आप में से कई लोगों ने ध्यान से देखा, ठीक है। हालांकि ये सब जो यूं चलता है इसे डायगोनल कहते हैं।
ठीक है, और ये डायगोनल भी हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, और ये इसके बहुत सारे पैटर्न में से एक विजिबल पैटर्न है जो अभी दिखाएंगे। ठीक है, अब जरा जीरो हटाते हैं और ट्रायंगल को देखते हैं फर्स्ट टाइम। पहले अच्छे से ट्रायंगल देख लेते हैं जीरो हटा करके। तो दिख रहा है ये ट्रायंगल 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1, ये जो आपके पास में ट्रायंगल है ना, ये बेसिकली इसका बायनोमियल थ्योरम से क्या रिश्ता, वो ये कि बायनोमियल थ्योरम में अगर हम लोग x प्लस वाई की पावर n, जहाँ पे x प्लस वाई टू द पावर सुन रहे हैं, पावर n में अगर अपन चलते हैं ना, तो ये n क्या है, इंडेक्स है इसका। ये जो n है ये एक्चुअली में नंबर ऑफ रोज को दिखाता है। कैसे कैसे, इसका x और y से क्या लेना देना, बहुत जबरदस्त लेना देना निकल गया। इसलिए तो लोग बायनोमियल थ्योरम के दौरान पास्कल ट्रायंगल की बातें करते हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन तो पास्कल ट्रायंगल भी डील कर ही लेता है। हालांकि बड़ी चीज़ों के लिए तो बायनोमियल थ्योरम का डिस्कवरी हुआ ही था, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े अच्छे से देखिएगा तो मजा आएगा। जैसे मैं फर्स्ट रो की बात करता हूँ, फर्स्ट बोले तो जीरो थ्रो की बात करता हूँ, तो ये हमारी जीरो थ्रो है। अगर ये जीरो थ्रो है तो इसका मतलब ये कि मुझे पावर n के अंदर ऊपर जीरो लगाना चाहिए, और आप तो जानते हैं किसी की पावर जीरो कितना देगा, 1 देगा, इसलिए 1 दिया। अब मैं आता हूँ फर्स्ट रो पे, ये हमारी फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो का मतलब मुझे n की जगह पे 1 रखना चाहिए। अगर मैं n की जगह 1 रखूंगा तो x प्लस वाई की पावर 1 कितना होता है, x प्लस वाई। तो क्या आपको नहीं लगता ये 1x प्लस 1y x प्लस वाई ही लिखा है? हाँ सर, ये तो है। अच्छा, ये हमारी कौन सी रो आई, सेकंड रो, क्योंकि इसमें 2 लिखा है। याद है ना, मैंने तरीका सिखाया था। तो अगर ये सेकंड रो पे जाते हैं तो हम लोग यहाँ पावर में कितना लग देंगे, 2, और x प्लस वाई की पावर 2 माने एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को क्या मैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या 2xy में 2 इंटू एक्स वाई दिख रहा है? क्या आपको 1 इंटू वाई स्क्वायर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। अब इसमें से जरा सा वेरिएबल हटा लो, 1 to 1 रह गया, वो वही है जो आपका R2 था। सेम वे में अगर आपने x प्लस वाई का होल क्यूब करा, ठीक है ना, अगर आपने x प्लस वाई का होल क्यूब करा तो आपको पता चलेगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, जिसमें आप कोफिशिएंट अब आप समझ गए। ठीक है ना, सेम वे में आप चाहो तो पावर 4 सोच सकते हैं, पावर 5 सोच सकते हैं। इसका मतलब ये कि ये कभी खत्म होने वाला रास्ता नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब गजब की बात है। अच्छा, और इवन मैं आपको एक और दिलचस्प जानकारी अगर आपको देना चाहूँ तो मैं आपको ये दूंगा कि एक सरफेस की ट्रायंगल करके एक ट्रायंगल हुआ था जो इस पैटर्न में से हजारों पैटर्न में से एक था। ये सरफेस की ट्रायंगल जो था ना, ये अपने आप में मैथमेटिकल आर्ट था, आर्ट। और इसका जो बेनिफिट थे वो ये थे कि हम प्रोबेबिलिटी के बहुत डिफरेंट, मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बहुत इजी वे में कर सकते थे। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप में से सभी लोगों ने क्रोमोसोम्स का नाम तो सुना होगा, तो एक्स क्रोमोसोम शायद गर्ल्स के लिए होता है, तो एक बार के लिए एक्स को गर्ल मान लेते हैं, ठीक है ना, और वाई को बॉय मान लेते हैं, राइट है। अब मान लीजिए किसी बंदे ने एक थोड़ा बड़ा, मतलब जिसे कहते हैं ना, अच्छी सी विश करी है, अलग ही तरह की विश करी कि उसकी जो ड्रीम फैमिली हो उसमें 5 बच्चे होने चाहिए। मतलब थोड़ा सटकेला था लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से, लेकिन उसने अपनी ड्रीम फैमिली में 5 बच्चे की उम्मीद करी है। और जिसमें भी उसने ये सोचा मेरी ड्रीम फैमिली तो 5 बच्चों की तभी बनेगी जब उसमें 3 प्यारी प्यारी बच्चियां हों। तो 3 गर्ल्स स्टूडेंट्स है कि नहीं, 3 गर्ल्स स्टूडेंट बोल रहा हूँ मैं, 3 गर्ल्स चाहिए उसे, कहने का मतलब अब उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे पास में मेरी 5 बच्चे हों और उनमें भी 3 लड़कियां हों और 2 लड़के हों, तो क्या चांसेस है कि उसकी इच्छा पूरी हो सकती है, मतलब कितने परसेंट चांस है। तो हम क्या करेंगे, अगर उसने 5 की ड्रीम फैमिली बनाई है तो हम लोग x प्लस वाई टू द पावर 5 सोचेंगे, और उसमें भी उसकी इच्छा कितनी है, उसकी इच्छा है 3 गर्ल्स की 2 बॉयज की। तो हम वो जगह ढूंढेंगे जहां पर गर्ल बोले तो x की पावर 3 आ रहा हो और बॉय बोले तो y की पावर 2 आ रहा हो, और वो आप में से सभी को यहां दिख रहा है। देखिए x का क्यूब दिखा आपको और y की स्क्वायर। x का क्यूब का मतलब 3 गर्ल्स 2 बॉयज, और उसके आगे का कोफिशिएंट हमारा आंसर देगा। कैसे हम लिखेंगे, 10 चांसेस हैं आउट ऑफ 32। 32 कहां से आ गए सर? अरे ये 5th रो है ना। हाँ तो 5th रो है तो, अरे 5th रो का मतलब होता है कि अगर इनके कोफिशिएंट्स का सम करोगे तो 32 आएगा। लेकिन सर आपने इतनी जल्दी कैसे सम कर लिया? अरे हम एक्चुअल में क्या है ना, हम इस पूरी रो को 2 की पावर में देखते हैं। यू मीन टू से अगर 5th रो है तो 2 की पावर 5 देखते हैं। हाँ हम तो 2 की पावर 5 देखते हैं। ये कौन सा नया चक्कर है? अब मैं वो भी बताता हूँ आपको, तब तक आप में से जिनको ये 32 नहीं समझ में आया वो समझिए कि हमने 1 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1 लिखा है, और वो 32 ही होता है। लेकिन मैंने तो सोचा था 10 अपॉन 2 की पावर 5 क्योंकि 5th रो थी।
इसका मतलब ये कि उसकी ड्रीम फैमिली पूरी होने के चांसेस 10/32 है, माने 10/32 है। ओके। कौन सा ट्रायंगल बताया सर आपने? सर्फिन्स्की ट्रायंगल। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी, हाँ, ये प्रोबेबिलिटी के खतरनाक क्वेश्चंस में से एक है और अपने आप में इतनी इजी वे में सोच सकते हैं ना, जो अपन ने अभी, मेरा तो ख्याल है आप में से कई लोग तो अभी 11th में इतनी इजी वे में समझ गए होंगे कि अच्छा। और अगर भाई द वे सर, अगर उसे 2 लड़कियां और 3 लड़के की ख्वाहिश होती तो वो ऐसे सोच रहा होता, तब भी आंसर 10/32 होता। और अगर सर उसे 4 लड़के और 1 लड़कियां चाहिए होते तो आंसर 5/32 होता। हाँ, 5/32 होता। और अगर सर उसे सारे के सारे लड़के ही चाहिए होते तो उसका चांसेस 1/32 होता। ओ हो, शैतान आदमी। अब आगे चलते हैं, इसकी शैतानी को तो छोड़ते हैं अपन, ये 2 की पावर क्या थी उसको समझने के लिए अगले पैटर्न को समझते हैं, ठीक है ना। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के अंदर, ठीक है। पास्कल ट्रायंगल तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उनमें से एक फैक्ट ये है कि अगर आप बाय द वे बाई चांस सभी को सम अप करेंगे ना, हर रो के हर एलिमेंट को सम करेंगे, तो आपके पास आंसर जो आएंगे ना वो 2 की पावर में आएंगे हर बार। जैसे अगर फर्स्ट रो को सम करिए तो आपको पता चलेगा 1 आया, 1 का मतलब 2 की पावर 0, 1 और 1 अगली रो को सम कीजिए, 1 + 1 2 देगा, ठीक है। 1 प्लस ये 4 देगा, अगर ये देखा जाए ये 8 देगा, ये अपने आप में 16 देगा, ये अपने आप में 32 देगा। आप सम करिए, और हम तो सम भी नहीं करते, हमें पता है ये देगा। बहुत आसान है, ये भी बड़ी मस्ती बात हुई। एक और फैक्ट दिखाता हूँ, ये सिर्फ 2 से ही नहीं खेलता, 11 से भी खेलता है। क्योंकि 11 से कैसे खेलता है? डेसिमल पोजीशंस में। ये डेसिमल पोजीशन क्या होती है? अरे वो यूनिट 100 एंड 1000 प्लेसेस देखते थे ना अपन, हाँ वैसे ही। अगर आप वैसे देख लो तो वैसे देख लो, नहीं तो अदरवाइज आप में से कोई देख करके अचानक क्या बोलेगा, ये क्या लिखा है 121 बोले तो अपने आप में कितना 1 इंटू, हाँ देखो अगर देखा जाए तो ये 100 + 20 + 1 है, सही है ना। और अगर 100 + 20 + 1 है तो 1 एट द प्लेस ऑफ 100th, 2 एट द प्लेस ऑफ 10th एंड 1 इज एट द प्लेस ऑफ यूनिट। अगर मैं इसे सम अप भी करूंगा तो कितना आएगा बताइए? 121 ही आएगा। और 121 अपने आप में 11 का स्क्वायर होता है। याद आया? हाँ, तो ये देखा जाए तो ये जब रो 2 थी तो ये 11 का स्क्वायर बना, ठीक है। अब आप चलिए रो 3 पे, और उसकी डेसिमल पोजीशन दिखाता हूं मैं आपको। उसकी डेसिमल पोजीशन 1000 + 300 + 30 + 1, और 1000 का मतलब 1 × 1000, 3 × 100, 3 × 10 और 1 × 1, सही है ना। दोबारा से देखें, 1 × 1 यूनिट प्लेस पे, फिर 10 प्लेस पे 3, फिर 100 प्लेस पे 3, और फिर से वापस 1000 प्लेस पे 1। अगर मैं इन सबको सम अप करूंगा तो 1331 आएगा, जो कि 11 का क्यूब होता है। और ये कौन सी रो है? थर्ड रो। याद है ना, पहली रो 0th रो है, याद रखना। और थर्ड रो होने का मतलब 11 का क्यूब। तो एक तरह से देखा जाए तो ये 11 की फैमिली है। जरा देखें 11 की फैमिली वाले को। चलिए अब जल्दी से मैं दिखाता हूँ 11 की फैमिली। फर्स्ट नंबर इज 11 to the power 0, अगला 11 to the power 1, 11 to the power 2 और so on। तो मतलब हम इसे 2 की नजर से देखते हैं अगर हम सम अप करते हैं तो, और अगर डायरेक्ट देखते हैं, अगर डेसिमल पोजीशन से देखते हैं तो हम 11 की पावर में सोच रहे हैं, मन तब इंडेक्स 11 का चल रहा होता है। एक और फैक्ट दिखाता हूँ, अब की बार डायगोनल के फैक्ट्स दिखाऊंगा, राइट है। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये डायगोनल देखिएगा, ये डायगोनल में, एक मिनट जरा रुक करके आपको एक और चीज समझाता हूँ। ये डायगोनल नंबर 1 फर्स्ट डायगोनल, ये सेकंड डायगोनल, ये थर्ड डायगोनल, ये फोर्थ डायगोनल, ये फिफ्थ डायगोनल। अच्छा, आप अगर यूं देखते हैं तो ये आरएचएस है, और अगर आप आरएचएस से नहीं देखें और किसी ने अगर बाय द वे एलएचएस से भी देखा होता तब भी आप समझिए फर्स्ट डायगोनल, सेकंड डायगोनल, थर्ड डायगोनल, फोर्थ डायगोनल। देखिए अगर मैंने फोर्थ डायगोनल बोला तो मैं ये फोर्थ डायगोनल में इसको कॉपी कर रहा हूँ, और इधर भी फोर्थ डायगोनल में सेम नंबर कॉपी हो रहा है। तो आप चाहे आरएचएस से देखें चाहे एलएचएस से देखें, आपको पता चलेगा दोनों ही केसेस में आप सेम नंबर्स को फॉलो दे रहे हैं, ठीक है। अब फिलहाल हम तो रहते हैं अपने फर्स्ट डायगोनल पे, और एक एक करके हर डायगोनल की खास बात देखते हैं। चलिए फटाफट से, ठीक है, एक एक डायगोनल को डिस्क्लोज करवाते हैं कि भाई बताओ तुम्हारे मन में क्या है। तो पहले डायगोनल में आते हैं 1 1 1 1, दूसरे डायगोनल में आते हैं नेचुरल नंबर्स, देखो आए नेचुरल नंबर्स सही। अरे 1 2 3 4 5 6 7 ये तो आप समझते हैं ना। अगले डायगोनल में आते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स, अगले डायगोनल में क्या आते हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स। ये ट्रायंगुलर नंबर्स क्या है? एक्चुअल में क्या है, ये हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। कब? जब इन्हें डॉट के तौर पे देखा जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर पे कौन है? 1, तो 1 डॉट तो अपने में कोई ट्रायंगल नहीं है। थर्ड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे 3, देखो 3 डॉट्स आ गए। ये अपने आप में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। आप बना के देख लीजिएगा, हर बार इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अगर 6 से बनाना है तो 6 और 3 और डॉट ले आओ, ये टोटल 6 डॉट्स हो गए। इट विल अगेन क्रिएट अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं आपको पता चलता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही फॉर्म हो रहे हैं।
इसीलिए ये नंबर्स माने ये डायगोनल्स अपने आप में ट्रायंगुलर नंबर्स कहलाते हैं। ये तो किस पे बात हुई? डॉट्स पे। अगर बाय द वे मैं बात डॉट्स पर ना कर करके स्फेयर्स पे करूं तो ऐसे नंबर्स जब जैसे ये डॉट पे डॉट रखा वैसे जिस दिन स्फेयर पे स्फेयर रखेंगे ये टेट्राहेड्रॉन बनाएंगे। इसलिए ये टेट्राहेड्रल नंबर्स कहलाते हैं। माने ये जो फोर्थ डायगोनल है ये टेट्राहेड्रल हेड्रल नंबर्स का डायगोनल है। ये टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? टेट्राहेड्रॉन का मतलब जैसे चार हेड हो। चार हेड का क्या मतलब? चार हेड का मतलब चार वर्टिसेस हो। बेसिकली ये पिरामिड का दूसरा नाम है। यस, ये हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, शायद आप लोग कुछ केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, और लेकिन हम अपने टाइम में वेक्टर थ्योरी के अंदर जरूर इसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल इस पे बात करते हैं कि करते क्या है। एक्चुअल में अगर हम लोग इनके नंबर के बराबर स्फेयर से एक दूसरे पे रखना चालू करें तो ये एक तरह से टेट्राहेड्रॉन बनाते हैं, माने पिरामिड जैसा बनाते हैं। जैसे एक स्फेयर रखो, ठीक है, अगले नंबर पे चार है तो चार के लिए तीन और स्फेयर ले आता हूँ। अगले नंबर पे 10 है, मैं 6 और स्फेयर ले आता हूँ। अगले नंबर पे 20 है तो मैं 10 और स्फेयर ले आता हूँ, और मैं देख रहा हूँ एक पिरामिड जैसा बनता हुआ। अगर मैं पिरामिड जैसा बनता हुआ देख रहा हूँ तो इसका मतलब डेफिनेटली मैं सही बोल रहा था कि ये टेट्राहेड्रल नंबर्स है, क्योंकि इसके चार हेड है। सही है ना? तो ये भी एक और अलग सी बात है। तो ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी दिलचस्प बातें पास्कल ने हमें एक के बाद एक दिए रखी, और हम हैरान हो गए कि यार ये कहानी क्या चल रही है। आगे बढ़ते हैं, देखो है कि नहीं, और नई नई चीजें देखते हैं कि क्या ऐसी बातें और हैं जो पास्कल ट्रायंगल ने कही, और इसका बायनोमियल थ्योरम से हम कितना लिंकअप करें। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पहले पास्कल ट्रायंगल तो नॉर्मल ले आते हैं, 1 1 1, फिर 1 2 1, फिर 1 3 3 1, याद है आपको? फिर उसके बाद में अगला नंबर पे कुछ दूरी तक याद रहे तो ज्यादा बढ़िया है। जैसे अगले नंबर पे 1 4 6 4 1, अगले नंबर पे क्या है 1 5 10 10 5 1। 5 रोज तक तो आपको याद रहे तो फायदा देता है, ये बहुत फायदे की चीज है। ठीक है, कैसे? हमारे छोटे मोटे जो 5 डिग्री तक के क्वेश्चंस हैं वो आराम से डील हो जाते हैं। कहने का मतलब जैसे हमने बचपन में थोड़ा रट करके a प्लस बी का होल स्क्वायर याद किया ना, अब हमें a प्लस बी का होल क्यूब याद करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली पास्कल ट्रायंगल की थर्ड रो से भी समझ सकते हैं कि उसके कोफिशिएंट क्या होंगे। समझ में आया? क्योंकि थर्ड रो के कोफिशिएंट 1 3 3 1 है, इसलिए a प्लस बी का होल क्यूब 1 इंटू ए क्यूब 3 इंटू ए स्क्वायर बी 3 इंटू ए बी स्क्वायर 1 इंटू बी क्यूब होगा। मैंने 1 3 3 1 का यूज करेंगे। ये तरीका है a प्लस बी की होल पावर 5 भी किसी दिन खोलना हो तो भी मैं खोल सकता हूँ, ये भी एक तरीका है। तो अब यहाँ अपने को समझ में तो आ ही रहा होगा, और बाकी चीजें आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगी आने वाले टाइम में जब मैं बायनोमियल थ्योरम में और गहराई से जाऊंगा। तब आगे बढ़ते हैं ना। देखिए, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो भी है छोटे मोटे कोफिशिएंट्स तक तो ठीक था, लेकिन लार्जर कोफिशिएंट्स के लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लेंदी होने लगी थी जैसे ही जो इंडेक्स एन है वो बड़ा हो गया। अच्छा, एक और बात, हम क्या करते हैं कि a प्लस बी की होल पावर n में अगर लार्जर n है तो उसके लिए तो फिर बायनोमियल की तरफ चलते हैं, पास्कल को उस समय पे छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि पास्कल एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव था इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा था सारी बातें। उम्मीद है आपने समझी होंगी, और फिर भी वापस से एक बार जरा अटैचमेंट देखते हैं, ठीक है ना? क्या आखिरकार हमारा जो ये पास्कल ट्रायंगल है ये किस तरह से मदद करेगा बायनोमियल में? देखिए, मैं एक मिनट समझाता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। ये 1 है ना, अगर मैं इंडेक्स 1 की बात करता हूँ तो शायद इसमें हो जाएगा कि ये जो 1 और 1 लिखा है ये बेसिकली 1C0 1C1 होता है। ठीक है, अब यहाँ रुकता हूँ, रोकेगा। जैसे मान लीजिए मैं थर्ड रो पे चलता हूँ, तो बेसिकली कौन सी रो है ये? R3। R3 है तो हर नंबर अपने आप में 3 से स्टार्ट होगा, माने ये 3C0 होगा, ये 3C1 होगा, ये 3C2 होगा, और ये अपने आप में 3C3 होगा। अगर मैं फिफ्थ रो पे खड़ा हूं तो फिफ्थ रो का मतलब R5 है, R5 का मतलब हर नंबर 5 से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब ये, और हर नंबर की फॉर्म NCR जैसी होगी। ये अपने आप में 5C0 लिखा है, ये अपने आप में 5C1 लिखा है, ये अपने आप में 5C2 लिखा है, ये अपने आप में 5C3 लिखा है, ये अपने आप में 5C4 लिखा है, ये अपने आप में 5C5 लिखा है, और इसके आगे लिखा नहीं जा सकता इसलिए वो बंद हो गई। तो उम्मीद है कि आप में से जिन जिन को ये बातें समझ में आती हैं कि ये कॉम्बिनेशन में NCR से कैसे रूल आउट होगा, वो आप में से कई लोग अब क्लिक कर गए कि अच्छा ये कहानी है। फिर भी मैं आपको यही कहानी जो मैंने अभी आपको लिख के दी वही चीज मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं इंडेक्स 2 की बात करता हूँ, कब इंडेक्स 2 का मतलब जब मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करूंगा, तब ओपन करने पर ये 2C0 2C1 2C2 खुलेगा। ठीक है, माने 2C0 A स्क्वायर, फिर 2C1 AB, फिर 2C2 B स्क्वायर।
ऐसे चलेगा। और मैं इंडेक्स 3 पे समझाता हूँ आपको। बेसिकली 3 होती है, ये सब 3 में चलेगा, 3C0, तो ये हो जाएगा 3C0। अगर ये a प्लस बी का होल क्यूब चल रहा हो तो ये 3C0 a क्यूब प्लस में 3C1 a स्क्वायर b प्लस में 3C2 a b स्क्वायर प्लस में 3C3 b क्यूब। देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं, पावर 3 है, अगली बार 2 रह गई, अगली बार 1 रह गई और अगली बार 0 हो गई। ए की डिग्री कम हो करता जा रहा हूँ, बी की डिग्री बढ़ाता जा रहा हूँ। मैं कुछ रट नहीं रहा, सिर्फ दिमाग से खेल रहा हूँ और पास्कल ट्रायंगल का यूटिलाइजेशन सिखा रहा हूँ। एक और दिखाता हूँ। जब पावर 4 होगी तो आप समझ गए ये अंदर ही अंदर क्या लिखा, 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4। अब जब पावर 5 होगी तो आपको पता है ये क्या लिखा होगा, 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5। और अंदर ही अंदर ये किसके लिए काम कर रहा होगा, a प्लस बी टू द पावर 5 के लिए काम कर रहा होगा। वो तो अब आप समझ ही गए। और हर बार डिग्रीज का सम 5 रहेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे बाइनोमियल थ्योरम में रहता है। तो उम्मीद है आप सभी समझ गए कि ये सब एनसीआर है। एनसीआर माने बाइनोमियल कोफिशिएंट है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये तो अब पास्कल के बारे में रोचक जानकारियां। अब वापस चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम की तरफ। ये बाइनोमियल थ्योरम क्या है उसकी कहानी भी पकड़ते हैं। रेडी, अगली बात रखते हैं बाइनोमियल थ्योरम। देखिए पहली चीज तो ये कि ये अपने आप में नेचुरल नंबर इंडेक्स के लिए काम करता है। और ये बाइनोमियल थ्योरम है जो मैंने यहाँ लिख के दिया है। ठीक है ना, a प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू इतना होता है। ठीक है, अब इसकी एक एक चीज ऑब्जर्व कीजिए। उम्मीद है NC0 NC1 NC2 ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ R दिख रहा है। ये टॉप कहां तक जाएगा, NCN तक। ओके, a की पावर n है, फिर n-1 है, फिर n-2 है और 0 है। इसका मतलब a की डिग्री धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे मैंने अभी सिखाई थी आपको। दिख रहा है? तो ये a कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। a की डिग्रियां डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वेरेज b की पावर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और बढ़ते बढ़ते कहां तक गई, तो b की डिग्री इंक्रीजिंग है। ये आप समझ रहे होंगे। क्या आप ये बात समझ गए? तो कहने के मतलब ये कि हर चीज कैसे चली, a धीरे धीरे कम होता गया, माने फर्स्ट एलिमेंट कम होता गया डिग्री वाइज और सेकेंड एलिमेंट डिग्री वाइज बढ़ता चला गया। और साथ में बाइनोमियल कोफिशिएंट NC0 NC1 NC2 NC3 NCN तक गए, ठीक वहां तक गए जितना उसका इंडेक्स था। मेरा दादा क्या, ये बात आपके पकड़ में आ गई, ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये बहुत मुश्किल बात नहीं। अच्छा, इसी चीज को नटसेल में लिखने का तरीका सिग्मा है। अगर सिग्मा में ये लिखा है तो आपको पता है सिग्मा को कैसे ओपन करते हैं। आज के दिन पे हमने इस पे क्वेश्चन किए थे। अगर आप इसे R की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, 0 1 2 3 करते जाएंगे तो आप यहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे कैसे, मैं आपको किसी भी एक को उठा लेता हूं, ठीक है, और उसमें जहां जहां पे भी कांस्टेंट है उस जगह पे वेरिएबल R रख देता हूं। जैसे इस 2 को हटाया, यहाँ R रख दिया, इस 2 को हटाया, यहाँ रख दिया, इस 2 को हटाया, यहाँ रख दिया और यही का यही कॉपी कर दिया। अब मेरे को कुछ नहीं करना, सिग्मा का एक साइन देना है और साइन देने के बाद में मुझे पता है कि ये NC0 से स्टार्ट हुआ और N तक गया। इसका मतलब R का वैल्यू 0 से कहां तक गई है, N तक गई है। बहुत सिंपल है। तो बस मैंने ऊपर ऐसा लिखा कि इसकी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट N है। और जिस दिन भी मैं ऐसे खोलूंगा मेरा काम बन जाएगा। कैसे खोलूंगा वो बताता हूँ आपको। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अपनी कॉपी में जरूर डालिएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि सिग्मा में R इज इक्वल टू 0 से लेके 50 तक, फिर यहाँ लिख रखा है 50CR। ठीक है, और यहाँ दे रखा है x प्लस 1 टू द पावर 50 माइनस R और यहाँ दे रखा है y माइनस 1 टू द पावर R। तो जैसे ही मैं इसे देखूंगा, मैं इसको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये अपने आप में, क्योंकि ये अपने आप में किसके इक्विवेलेंट है, a प्लस बी टू द पावर n के इक्विवेलेंट है। वैसे ही मैं समझ जाऊंगा आज के दिन पे ये a का रोल निभा रहा है, ये b का रोल निभा रहा है और मैं यहाँ ब्रैकेट खोलूंगा, पावर में n यहाँ पे 50 है तो पावर में 50 कर दूंगा और a की जगह लिख दूंगा x प्लस 1 और b की जगह लिख दूंगा y माइनस 1। फाइनली जैसे मैं सम अप करूंगा इट विल बी x प्लस वाई टू द पावर 50। दैट्स इट। कहने का मतलब अगर कोई मुझे ये देगा आई विल अंडरस्टैंड दिस। और ये सिग्मा में देना बायनोमियल एक्सपेंशन को छोटा लिखने के लिए होता है। हम इतना बड़ा एक्सपेंशन नहीं लिख करके छोटे में भी काम चला जाए, लेकिन जरूरत तो हमें सबकी है। ठीक है, जैसे कैसे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं फटाफट से, अगर आपको ये बात यहां तक समझ में आ गई हो। लेकिन उससे पहले कि मैं छोटा एग्जांपल लूं, पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमने आज सुबह से ही देख लिया था कि अगर a प्लस बी टू द पावर 3 दे रखा था तो हमें पता है ये a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब के बराबर है। हाँ या ना? इसमें n कितना है, 4 है।
अगर n 4 है तो कितने टर्म खुले, 1 2 3 4, माने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने खुले, टोटल टर्म्स खुले 4। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि मुझे यहां से ये समझ में आता है क्या कि अगर n इज इक्वल टू 3 है, अगर n इज इक्वल टू 3 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 होते हैं, है ना। अगर डिग्री 3 है तो खुलने के लिए कितने टर्म्स अवेलेबल होंगे, 4। अगर किसी की डिग्री 17 है तो कितनी बार खुलेगा, 18 बार। क्लियर है, हाँ ये बात आप ध्यान रखना। अब अगले पे बात करते हैं। अगला इसमें ये जो NC0 NC1 NC2 जो लिखे होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है। तीसरा, जो A की डिग्री है वो N से शुरू होगी और धीरे धीरे कम होती होती 0 तक जाएगी, जबकि B की डिग्री 0 से स्टार्ट होगी और बढ़ते बढ़ते N तक जाएगी। याद है ना A और B की कैसे पोजीशन चली थी, मैंने अभी दिखाया था आपको। ठीक है। अगली बात क्या चीज है, अगली बात क्या दे रखी है, जबकि अगर बाय द वे आप दोनों का सम अप करोगे तो हर बार पावर उतनी ही आएगी जितनी बेसिक ब्रैकेट की पावर है। मैं इसको समझाता हूं जरा। यहां A की डिग्री कितनी, 3। A और B की ओवरऑल डिग्री 2 + 1 3। A और B की टोटल डिग्री 1 + 2 3। इसकी डिग्री कितनी, 3। क्या आपको नहीं लगता मैंने हर टर्म में डिग्री 3 देखी, क्यों, क्योंकि ओवरऑल इंडेक्स भी 3 था। कहने का मतलब ये है कि जितना इंडेक्स होता है उतना वेरिएबल की फाइनल डिग्री होती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। तो कहने का मतलब ये लाइन अगर कोई लिखता है इन एनी टर्म सम ऑफ इंडेक्स ऑफ A, B इज n, ये भी गलत नहीं है। ये उम्मीद है आप लोगों ने भी लिख ली होगी। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लेकर के कहानी क्लियर है। अच्छा, अब एक और बात पे बात करते हैं। तो कोफिशिएंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आर इक्वल। अच्छा, तो कोफिशिएंट बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको ये भी समझाता हूं, जरा ध्यान से देखना। जैसे a + b की होल पावर 5 को मैं खोलता हूं, 5c0 a⁵ b⁵0। अगले नंबर पे आएगा 5c1 a⁴ b² ओ a⁴ b1 प्लस में 5c2 a⁴ b², 5c3 a² b³ 5c4 a b⁴, 5c5 b⁵। ठीक है। जब मैंने डिग्री 5 ली तो ये टोटल 6 टर्म्स आई। कितनी टर्म आई, 6 टर्म आई। ठीक है। इसमें ये 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5 क्या है, ये सब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। दिख रहा है आपको, ये सब के सब क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो पहली चीज तो ये समझ लेना, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या कि अब यही बाइनोमियल कोफिशिएंट है, क्योंकि यही कोफिशिएंट भी है और यही बाइनोमियल कोफिशिएंट्स भी है। इसमें ये फर्स्ट नंबर पे है और ये बैक से फर्स्ट नंबर पे है। ये सेकंड नंबर पे है, ये सेकंड लास्ट नंबर पे है। ये थर्ड नंबर पे है और ये थर्ड लास्ट नंबर पे है। क्या ये बात समझ में आती है, ये सेकंड लास्ट, ठीक है ना, और ये लास्ट। अब जो भी पीछे और आगे से बराबर दूरी पे थे वो वाकई में वैल्यू वाइज भी बराबर निकलेंगे। कैसे, वो भी बताता हूं। आप अगर ध्यान से देखें तो ये लिखा है 5, ये लिखा है 1, ये लिखा है 5, 5c1 माने 5, ये लिखा है 10, ये लिखा है 10, ये लिखा है 5 और ये लिखा है 1। ठीक है। आप चाहो तो इसे पास्कल की 5वीं रो से भी देख सकते थे, 1 5 10 10 5 1। ठीक है। अब जिनको यहां तक की बात समझ में आई वो देखो जरा। जो सेकंड नंबर पे 5 है वही सेकंड लास्ट नंबर पे भी 5 है। जो थर्ड नंबर पे 10 है कोफिशिएंट में, वही थर्ड लास्ट नंबर पे भी 10 है। इसका मतलब ये कि इक्विडिस्टेंट, आगे और पीछे से बराबर दूरी पर जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू भी सेम आती है। और ये चीज पास्कल से भी देख सकते थे। पास्कल में भी आपने देखा होगा थर्ड रो थी 1 3 3 1 और ये कोफिशिएंट थे बेसिकली। देखो फर्स्ट और लास्ट सेम, सेकंड और सेकंड लास्ट सेम। अगले नंबर पे आता था 1 4 6 4 1। देखो फर्स्ट और लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट और थर्ड तो कॉमन है ही। अगर बाय द वे आप इसकी अगली रो पे चलते हैं 1 5 10 10 5 1 थी पास्कल की, तो फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट सब सेम है। इसका मतलब ये कि बाइनोमियल हमेशा कैसे एक्सपेंड होती है, हमेशा उनके बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्विडिस्टेंट टर्म पे बराबर रहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, है ना। इसीलिए लोग कहते हैं कि NCR इज इक्वल टू NCN-R, और वैसे ही ये भी कह रहे हैं k टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू में इतना। तो बस इस वाले पार्ट को तो अपन ने ना क्या थोड़ी सी देर में समझा लेंगे। अभी तो ये फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कॉपी में अड़ा के रख लें, फिर उसके बाद में बताता हूँ आगे। ठीक है।
पहले सबसे पहले देख लेते हैं जनरल टर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस जाने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक बार इसके ऊपर भी नजर हो जाए। जनरल टर्म ये बेसिकली क्या है ना, इसे TR+1 के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये R टर्म को रिप्रेजेंट करता है। हम लोगों को ये तो पता ही है कि अगर बाय द वे हम लोग a+b⁴n को ओपन करते हैं तो ये आता ही है ना। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये हमारे को पता है, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये इसकी सेकंड टर्म है, ये इसकी थर्ड टर्म है कि नहीं। और ये इसकी एक्चुअल में अब ये जो लास्ट टर्म है ना, हमको ये पता है कि जब ये पावर n होता है तो इसके टोटल टर्म्स कितने होते हैं ना, टोटल टर्म्स n+1 होते हैं। इसका मतलब ये कि ये n+1th टर्म है, ये जो है ना, ये n+1th टर्म है। हाँ, अब इसके बीच में कहीं कोई ऐसी टर्म भी तो होगी ना जिसके बारे में हम लोग जनरलाइज कह सके। तो हमने क्या किया ना, बड़े ध्यान से समझा कि जब मैं थर्ड टर्म की बात करता हूं तो NC2 आता है, सही है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को ये जो एक डिफरेंस है ना कि जब NC2 आता है तो T3 बनता है, या T3 मांगा जाता है तो NC2 आता है, इसको देखते हुए हमने एक का डिफरेंस रखते हुए एक जनरलाइज टर्म के बारे में विचार किया जिसे TR+1 के नाम से जाना। तो सबसे पहली चीज ये लिखा, और उसके बाद में ये लिख लीजिएगा कि वी हैव R+1 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, दैट इज कॉल्ड जनरल टर्म, ठीक है ना। लिख लीजिएगा, हेयर R+1 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म। ये एक्चुअल में जनरल टर्म होती है। इसे डिनोट किसे करते हैं, इसे डिनोट करते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय TR+1। अगले टाइटल में डालिएगा डिनोटेड बाय TR+1, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट इट इज डिनोटेड बाय TR+1। अच्छा, जब मैं TR+1 की बात कर रहा हूं तो उम्मीद है आपकी नजर पड़ गई होगी कि NCR बन रहा है, a⁻n−r बन रहा है और b⁻r बन रहा है। ये किसके लिए हो रहा है, ये सारा खेल a+b⁴n के लिए हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे तरफ से पहला क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से पूछिए, समझिएगा। क्वेश्चन है कि फाइंड 7th टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ, किसी ने दिया a+b⁴9, किसी ने कहा 7वीं टर्म बताइए a+b⁴9 में। तो मुझसे अगर 7th टर्म पूछा गया तो मैं तुरंत समझ गया कि वो मुझसे T7 मांग रहा है। अगर उसने T7 मांगा तो यहां पर ये 9 जो है वो मेरे 9 n का रोल निभा रहा है, तो मैं यहां लिखूंगा 9C6। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं R+1 से 7 का कंपैरिजन कर लूंगा मेरे को तुरंत R की वैल्यू 6 दिख जाएगी। आप तो वैसे भी समझिए T7 मांग रहा है 9C6, ठीक है ना। फिर फर्स्ट नंबर पे कौन है, A, फिर 9 में से 6 घटा के 3 B, और जितना नीचे लिखा है वो एज इट इज कॉपी कर दीजिएगा 6। तो कहने का मतलब ये कि 7 टर्म क्या होगी, 9C6 a³ b⁴6। अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या कि फाइंड 7th टर्म इन x−2x² फटाफट बताइएगा। 7 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x−2x² अगर कभी भी सामने वाले ने कोई भी चीज अचानक मांग ली कि ये टर्म बताइए ये कहां होगा, तो जब मैं समझ के चलना जनरल टर्म ही उसका इकलौता उपाय है। तो 7 टर्म का मतलब T7, पावर कितनी दे रखी है 11, माने n की जगह हो जाएगा 11, C6, क्योंकि अगर ये 7 है तो यहाँ 6 लिखना है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, x, 11 में से 6 कम कीजिए 5, -2x² इसका दूसरा टर्म है, तो यहाँ डायरेक्ट 6 को कॉपी कर दीजिए। थोड़ा संभाल के लिखना चाहें तो 11C6, ठीक है ना, इंटू में 2⁻6, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और ये लिख रखा है x⁵ इंटू में x⁻12, ठीक है। फाइनली और संभाल के लिख देते हैं 11C6 इंटू 2⁻6 x⁵5 + 12 मिला करके 17। तो अगर आपका आंसर ये तो आप समझ गए कि कहानी क्या है। अब एक और बात, जनरल टर्म के लिए अभी भी मैंने एक बात और बोली, क्या कि जनरल टर्म हमेशा तब यूज करेंगे जब भी कोई चीज डिमांड अचानक से कर ली जाए। माने बाइनोमियल थ्योरम में कोई भी चीज पूछी जाती तो हम सबसे पहले जनरल टर्म की तरफ रन करते हैं। अगर कभी भी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी पूछा जाता है बाइनोमियल थ्योरम में, तो हम हमेशा किसकी ओर रन करेंगे, जनरल टर्म की ओर। मैं फटाफट से जाते समय पे एक चीज दिखाना चाहता हूं। जैसे किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x⁻6 y⁻3 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। किसी ने कहा कि ये बताइए कितना कोफिशिएंट होगा, तो हमें क्या पता कहां होगा, तो हम सबसे पहले किसकी तरफ दौड़ेंगे, TR+1 की तरफ। TR+1 हमें क्योंकि पता नहीं है यहां कितने नंबर पे आएगा, तो हम अपनी तरफ से एक R टर्म मानेंगे, माने TR+1। अब TR+1 की बात करें तो दैट इज 9CR, ठीक है, इंटू में फर्स्ट टर्म, फिर 9 - R इंटू में सेकंड टर्म 2y इंटू में पावर में R। हम कहेंगे इसके पास मिलेगा वो। अच्छा, थोड़ा सफाई करके लिख लेते हैं, 9CR इंटू में 2⁻R
x टू द पावर 9 माइनस आर, पास वाले में y टू द पावर r। अब नाउ हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि हम चाहते हैं कि ये भैया तो बन जाए 6, क्योंकि x टू द पावर 6 चाहिए, और ये भैया बन जाए 3। अगर ये दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल है तो दिख जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि r की सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही? तो देखिए साहब, जिस दिन मैं इसको मिलाऊंगा 9 माइनस आर इज इक्वल टू 6 बोले तो r इज इक्वल टू 15, ओ सॉरी r इज इक्वल टू 3। क्या बात कह दी है कि नहीं? और यहां पर तो डायरेक्ट दिख ही रहा है r इज इक्वल टू 3, माने r की एक ही वैल्यू पर दोनों चीजें एक साथ फिजिबल है। इसका मतलब ये कि अगर आपने मेरे से कॉफिशिएंट मांगा तो कॉफिशिएंट तो ये रहा, यही तो कॉफिशिएंट है। तो हमसे तो कॉफिशिएंट पूछा गया था, तो कॉफिशिएंट इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा 9c(r) और r की वैल्यू 3 इंटू 2 टू द पावर 3 इज माई आंसर। ठीक है, और यही चीज अगर आप ऐसे समझना चाहें तो मैंने tr+1 लिखा, x को फाइनली लिखा और r की वैल्यू 3 निकाल के लाया और रख दिया यहाँ पे। तो कॉफिशिएंट ऑफ दिस इज इक्वल टू में 9c3 इंटू 2 टू द पावर 3 दैट इज 672। और बस अब मैं आपसे वाइंड अप करता हूं, मैंने अलविदा लेता हूं। ठीक है, वापस उसी प्यारे से मैसेज के साथ, माता पिता को खूब सम्मान करना है, खूब सम्मान पाना है, ज्यादा सम्मान पाने की चेष्टा करनी है। भाई बहनों से तो नोकझोंक चलती रहेगी, प्रेम व्यवहार बनाए रखें, हिंसा से दूर रहें, मास्क अवश्य पहने और जय हिंद।